जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। आप देख रहे हैं जन की बात इकबाल भारती के साथ। मैंने वादा किया था कि मुंब्रा कलवा के विकास पर एपिसोड लेकर आऊँगा, तो मैंने एपिसोड लाया हूँ। एक के बाद एक एपिसोड देखते रहिए। हमारा विषय रहेगा महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड विकास पुरुष है या विनाश पुरुष है। एपिसोड आने में देर इसलिए हुई कि कुछ तैयारी करनी थी। पता नहीं कब हमला होगा, पता नहीं कब मामला दर्ज होगा। आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में कुछ भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब से। याद रहे कि हम उनसे प्रतिमा स्वरूप बात करेंगे, तो चलिए बिना ताखीर हम उनसे ही बात करते हैं। जय भारत जितेंद्र आव्हाड साहब, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी का प्यादा या वजीर नहीं हूं। थोड़ा बहुत अगर प्यार है तो वो राष्ट्रवादी से है, और मैं आज बात करूंगा सिर्फ एक वोटर की हैसियत से, एक मतदाता की हैसियत से, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैंने एक नहीं 2 बार आपको वोट दिया, और आपके कहने पर हर बार मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट दिया। तो आज हम सिर्फ एक वोटर की हैसियत से बात करेंगे, ताकि जनता को भी पता चले कि एक वोटर की, एक मतदाता की कितनी हैसियत होती है और उसकी ताकत कितनी होती है। तो मैंने बात शुरू करने से पहले मैंने आपके ऊपर एक गीत लिखा हूँ, उसका सिर्फ मुखड़ा सुनाकर हम मुद्दे पर आते हैं। बाद में इस गीत को संगीतबद्ध करके हम पेश करेंगे। तुमने वादा किया था सरेआम ये, तुमने वादा किया था सरेआम ये, कर दूंगा मैं विकास कलवा और मुंब्रा में। कहाँ वादा गया, क्या इरादा हुआ, तुमने जुमला था कहकर मजा ले लिया। कैसे लगा? बुरा ही लगा होगा, और बुरा लगना भी चाहिए। मेरी कोशिश है कि आपका ज़मीर जगा दूँ और आपकी गलतफहमी दूर कर दूँ। 2015 में मैंने फेसबुक पर आपकी एक फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि ये शेर नहीं शिकारी है। कसम से बता रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं था, अंदाज़ा इस बात का नहीं था कि ये हमारा ही शिकार करेंगे। 2009 में आप कलवा मुंब्रा के विधायक बने। 2009 से आप विधायक हैं। इससे पहले बेलापुर विधानसभा सीट थी, जिसका विभाजन हुआ 6 हिस्सों में बेलापुर विधानसभा बढ़ गई। उसमें पहले गणेश नायक साहब यहाँ से विधायक बनते थे। बाकी क्षेत्र में एटी-केटी चलते थे और मुंब्रा कौसा से जीत जाते थे। 95% से तकरीबन 95% वोट उनको यहाँ से मिलता था, और वो यहीं से जीत जाते थे। इतना वोट देने के बाद भी, उनको जीत यहीं से मिलने के बाद भी, उन्होंने इस इलाके के लिए ख़ास कुछ नहीं किया। फिर भी यहाँ की जनता हमेशा उनके साथ रही। पता है क्यों? यहाँ पर आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो इसलिए कि यहाँ की जनता देश प्रेमी है, यहाँ की जनता संविधान प्रेमी है, यहाँ की जनता सेक्युलर है। यहाँ की जनता पूरे देश में ये संदेश देती है कि हम जातिवाद नहीं करते। यहाँ की जनता का दिल बहुत बड़ा है। वो आपके हर गलती को नज़रअंदाज करके आपको ही वोट देते रहे। यहाँ की जनता के सब्र को आप छू भी नहीं सकते। आपकी गलतफहमी है कि आप जो जीत कर आते हो तो अपने बोल वचन पर आते हो। यहाँ की जनता की सोच तक आप पहुंच भी नहीं सकते। लोग कहते हैं, जब आप नारा लगाते हैं सोच बदलो मुंब्रा बदलेगा, मुंब्रा को जो लोग जानते हैं वो लोग कहते हैं भारत में मुंब्रा नहीं, मुंब्रा में भारत बसता है, और आप कहते हो सोच बदलो। किसकी सोच बदलनी चाहिए आप तय करो। आपको क्या लगता है, आप जो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो उसे जनता जानती नहीं है? जनता है दादा, सब जानती है। यहाँ की जनता ना अंधी है ना अंधभक्त है। जो थोड़े बहुत है उनके भी आंखें खुल जाएगी। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? आपको महाराष्ट्र के कद्दावर नेता के रूप में पहचान मिली है, उसकी वजह ये जनता है।
इसी जनता ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार आपको बहुमतों से चुनकर दिया। और आप बताओ कि आपने इस शहर को क्या दिया? क्या बोलती पब्लिक? आइए हम आपके विकास और वादों की बात करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि जो 4-5 कामों की आप जो डफली बजाते हो ना, वो बंद करें। आपके हितचिंतक के नाते बता रहा हूँ, किसी वक्त में मैं भी आपका नियर और डियर था। एक कंक्रीट रोड, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा कब्रिस्तान, चौथा टोरेंट पावर और पांचवा हॉकर्स का मुद्दा। एक कंक्रीट रोड, जब सेंट्रल में यूपीए सरकार थी, उन्होंने 2007 में यूटीडब्ल्यूटी योजना लाई। अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग नाम की इस योजना के तहत पूरे देश में कंक्रीट रोड का काम चालू हुआ था। आप तो 2009 में आए। इस योजना के तहत पूरे देश में रास्तों का कंक्रीटीकरण चालू हुआ। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका का फंड लगता था। लोकल बात करें तो इसका क्रेडिट नगर सेवक को मिलना चाहिए था, लेकिन उनका क्रेडिट तो आप ले गए। उनको कमीशन भी मिला या नहीं मिला पता नहीं। साथ आपने नगर सेवकों की पहचान भी मिटा दी। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था, जनता को पत्रकार पूछ रहे थे कि यहाँ का नगर सेवक कौन है, तो बता रहे थे कि जितेंद्र आवाड़ है। आपको बता दूं, आप आने से पहले इस योजना के तहत रशीद कंपाउंड और कुलीवाड़ा में काम भी हुआ था। आपको याद होगा, संजय नगर में आप इसी रोड के उद्घाटन के लिए गए थे तो स्थानीय नगर सेवक सुधीर भगत ने आपको विरोध किया था। उनका कहना यही था कि फंड मेरा और क्रेडिट तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। इस काम में आपका कोई योगदान था ही नहीं। आपका हस्तक्षेप और फायदा जरूर था। वो क्या था, वो आने वाले एपिसोड में हम आपको जरूर बताएंगे। दूसरा मुद्दा है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान 2007 में पास हुआ, आप 2009 में आए हो। जो आपका ये दावा है कि कब्रिस्तान मैं लाया हूं, तो ये झूठा साबित होता है। सुनहरे बोर्ड में वहां लिखा है कि दिस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय जितेंद्र आवाड़। आपका क्या संबंध है? महापालिका है, नगर सेवक है, आप सिर्फ मार्गदर्शन करते हो और पूरा क्रेडिट ले रहे हो। सर जी, कब्रिस्तान के लिए दिगर पार्टियों ने, पत्रकारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, समाज सेवकों ने बहुत जम के आवाज़ उठाई है। ज़रा आप इंक्वायरी निकालो। कब्रिस्तान पास होने के बाद भी 13 साल लगे बनते बनते, और बना भी तो क्या, आगे देखते। क्यों क्रेडिट आपको दिया जाए? ये तो ठाणे महानगर पालिका और नगर सेवकों का मामला है। आप अपने काम तो कुछ करते नहीं हो, उनके कामों में टांग अड़ा देते हो। आपको एक बात बताता हूँ कि ठाणे महानगर पालिका को सबसे ज़्यादा टैक्स मुंब्रा प्रभाग समिति से जाता है, और जनसंख्या के आधार पर सबसे कम फंड मुंब्रा प्रभाग समिति को आता है। सही है ना? कब्रिस्तान यहाँ बना तो कोई ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लेट हुआ। इस बात का बहुत दुख है। आपने 2015 में ही कहा था 2 महीने में कब्रिस्तान हवाले कर दूंगा। आपने काम खराब कहाँ किया, इस बात पर एक नज़र डालते हैं। पहले तो ये काम आपका नहीं था, आपका काम मार्गदर्शन तक सीमित था। आपने जगह चेंज करवाई, मित्तल में होने वाले कब्रिस्तान को एमएम वैली में शिफ्ट कराया, दलदल की जगह पे। सीआरजेड की वजह से या नियर और डियर लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, या मित्तल को कुछ प्रॉब्लम था, ये बात अभी तक साफ नहीं हुई, लेकिन पता ज़रूर चलेगा। हाल ही में एक प्रोजेक्ट की फ़ोटो आई है जो बता रहे हैं कि आपके नियर और डियर वालों का प्रोजेक्ट है जो उसी जगह पे उसके आसपास है। लेकिन कब्रिस्तान वहाँ शिफ्ट हो गया जहाँ स्लॉटर हाउस के लिए रिजर्वेशन था। स्लॉटर हाउस ज़रूरी था, वो भी लटक गया। अब आप कहते हो कब्रिस्तान पर 17 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पर अंधा भी विश्वास नहीं करेगा। सुनहरे अक्षरों में वहाँ बोर्ड तो आपने लगा दिए, आप ये भी एक बोर्ड लगा दो कि किसने कितना खाया है, और उनको ये समझाओ कि ये आखिरत की जगह है, कम से कम यहाँ तो मत खाओ। जो कब्रिस्तान रोड से कम 3 फुट ऊंचा चाहिए, वो कब्रिस्तान रोड से करीब 2 फुट नीचे बनवाया। उन बेवकूफ़ इंजीनियरों को आपने मार्गदर्शन क्यों नहीं किया? उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, और उनको भी ये समझाना था कि ये आखिरत की जगह है, यहाँ तो सीधे से काम करो। खैर, वो गुजरात की मेटी, वो रेती, वो जुमला ही निकल गया। आपके नियर और डियर वालों ने वहाँ गुजरात की मिट्टी तो नहीं लाई, मिट्टी कम पत्थरों से भरनी करती।
और आपको उनका पेमेंट रुकवाना चाहिए था, उनसे काम करवा के लेना चाहिए था, उनको भी आखिरत की जगह ये समझाना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं किया पता नहीं। बारिश में कब्रिस्तान में पानी भरना स्वाभाविक है, सही बात है, आपने कहा था, लेकिन आसपास के कंस्ट्रक्शन रोड से ऊपर है, कब्रिस्तान में जो पानी जमा होगा वो तो रहेगा ही, बाहर से भी पानी आएगा, बल्कि आ भी गया था। बारिश का ही पानी हो, ये आपका दावा सच हो, यही दुआ है। बारिश खत्म होने के बाद तो पता चल ही जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो तालाब वाला कब्रिस्तान के नाम से जाना जाए। करीब 18,000 स्क्वायर फुट कंपाउंड वॉल, करीब 12,000 स्क्वायर फुट फाउंडेशन, एक गेट मिट्टी कम पत्थर की भरनी, 34 स्ट्रीट लाइट, वो लाइट के पोल, 3 रूम का ईंट पत्थरे का बांधकाम, कुछ इंटरनल वर्क मिला के जानकारों के हिसाब से प्राथमिक अंदाज में 4.5 करोड़ से ज़्यादा का काम नहीं है। फिर भी 17 करोड़ किधर को गए साहब? आम टक्केवारी से बहुत ज़्यादा टक्केवारी इस काम में हो गई, ऐसा आपको नहीं लगता? सबको ये समझना चाहिए था कि ये आखिरत की जगह है, यहाँ तो टक्का नहीं लेना चाहिए था। मैं तो शहरवासियों के हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे आखिरत खराब नहीं करनी है। फिर भी मुझ पर आपके मार्गदर्शन में आपके नियर और डियर वाले बदले की भावना से 1-2 केस ठोक ही देंगे। इनको भी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लगता है आपके साथ इनको दुनिया में ही जन्नत मिल गई। बहरहाल डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, आपका धन्यवाद। तस्वीर के रूप में ही सही आपने हमसे बात की। मेरे प्यारे दर्शकों, ये आपका अपना चैनल है, नया है, लेकिन बात बड़े पते की है। इसको जितना हो सके आपको शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इसको सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। सेकंड एपिसोड इसी के साथ में ही आएगा। जय भारत।